हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा का नॉवेल क्योंकि वो बीवियां बदलते थे का 7वां भाग। बंगले की छत से लेकर उस खिड़की तक एक रस्सी लटकी हुई थी जिसके माध्यम से लवादाधारी बेडरूम में आया था। रस्सी का ऊपर वाला सिरा पानी की टंकी से जॉइंट नल के साथ बंधा था। खिड़की का कांच बहुत सावधानी से काटा गया था। इस तरह वह पर्दे के पीछे पहुंचा। चेहरे से नकाब हटाया गया। वह करीब 25 वर्षीय गोरा चिट्टा पहाड़ी लड़का था। उसके पास से अन्य सामान के साथ एक मोबाइल भी मिला। उसमें उसी नंबर का सिम था जिससे धीरज सिंघानिया के मोबाइल पर धमकी भरा एसएमएस भेजा गया था। स्विच ऑफ था उसका। पकड़ा जाने के बाद भी वह डरा नहीं। मराठा और शगुन की गिरफ्त में फंसा देर तक चिल्लाता रहा कि धीरज, मंजू और अशोक को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद गुजरमल सिंघानिया भी कमरे में आ गए। सभी पुलिस वालों तक यह मैसेज पहुंच गया था कि हत्यारे ने हत्या करने की कोशिश की लेकिन पकड़ लिया गया। हैरत सबको इस बात पर थी कि इतने पहरे के बावजूद वह बंगले की छत तक कैसे पहुंच गया। इस सवाल के जवाब में उसने बताया कि वह एसएमएस देने के बाद से छत पर था, बल्कि एसएमएस दिया ही छत पर से था। बंगले के चारों तरफ लगती पुलिस उसने अपनी आंखों से देखी थी, मगर कैमरे आदि के बारे में पता नहीं था। यह तो स्पष्ट हो ही चुका था कि सभी का कत्ल करने के बाद उसने उनके कपड़े क्यों उतारे और एक शिकार के कपड़े दूसरे शिकार के पास क्यों छोड़ता था। विभा ने जब पूछा कि लाशों पर अक्षर क्यों लिखता था और उनका मतलब क्या है, तो बोला, कोई मतलब नहीं है उनका। वो सब तो मैं पुलिस को चकमा देने के लिए लिखता लिखता था ताकि पुलिस उनका मतलब निकालने में ही उलझी रहे। एकाएक विभा धीरज सिंघानिया की तरफ घूमी। वह अपराधी की मानन गर्दन झुकाए खड़ा था। पूछा, तुम तो कह रहे थे कि बिरला और कपाड़ियों को जानते तक नहीं हो, फिर हम ये क्या सुन रहे हैं। गर्दन झुकाई झुकाए उसने सिर्फ इतना ही कहा, सॉरी। सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा सिंघानिया। विभा के लहजे में कोड़े की सी फटकार थी। तुम्हें बताना होगा कि झूठ क्यों। बात यह है विभा जी की नशे की जाति के कारण उस दिन जो कुछ हो गया था सो हो गया था, लेकिन नशा उतरने पर उस सबको सोचकर हमारे होश फाख्ता हो गए। हमें उसी दिन लगा था कि यह घटना कभी भी बवाल मचा सकती है। हो सकता है पुलिस की छानबीन करने लगे और हम लोगों तक पहुंच जाए। सो फैसला किया कि आज के बाद हम एक दूसरे के लिए अनजान बन जाएंगे। कोई पूछेगा भी तो कह देंगे कि हमारा एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है। अशोक और रमेश से अनजान क्यों नहीं बने। इन दोनों के साथ ऐसा संभव नहीं था। रमेश के बारे में सब पहले से ही जानते थे कि वह मेरा स्टूडेंट लाइफ का दोस्त है, और अशोक से हमारे बापों ने बिजनेस रिलेशन जोड़ा था जिससे मुकरना किसी भी स्पॉट पर पकड़ा जा सकता था। तुम एक एक करके मरते रहे मगर एक दूसरे से संबंध नहीं कबूला। आज भी अगर ये पकड़ में नहीं आता तो विभा जी, इस दरमियान हम गुप्त रूप से आपस में मिले ज़रूर। इस बात पर चर्चा भी हुई कि चुन चुनकर हमारी दोस्तों को मारा जा रहा है, मगर समझ नहीं सके कि ऐसा कौन और क्यों कर रहा है। 7 अगस्त तक तो हमारे दिमाग ही नहीं पहुंचा था, और पहुंच भी जाता तो आप समझ सकती हैं, शायद उस सबको हम आपके या पुलिस के सामने कबूल नहीं कर पाते। जानते हो उस जघन्य कांड की तुम्हें क्या सज़ा मिल सकती है। इसलिए तो। कहने के बाद उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोला, कानून तो जो सज़ा देगा देगा ही। उससे बड़ी सज़ा तो ये होगी कि समाज में हमारे लिए कोई स्थान नहीं रह जाएगा। पता नहीं किस जुनून में वो सब हो गया। बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हो अपने आप को। जी। उसके मस्तक पर बल पड़े। और विभा जिंदल के बारे में अभी तक इतना ही जान पाए हो कि तुमने ये सोच लिया कि वह तुम्हारे झांसे में आ जाएगी। मैं समझा नहीं। और चटाक, विभा जिंदल के हाथ का बहुत ही करारा चाटा उसके गाल पर पड़ा। इतना करारा कि धीरज सिंघानिया मुंह से चीख निकालने के साथ चकर घिन्नी सी खाकर दूर जा गिरा। सब हैरान, कमरे में मौजूद हर शख्स, मैं भी। जबकि विभा ने इतने पर ही बस नहीं कर दी थी। बाज की तरह धीरज पर झपटी वह, झुकी और दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़कर ऊपर उठाती बोली, तुम जो बार बार कैमरे की तरफ देख रहे थे, पूरा मौका मिलने के बावजूद जो तुमने इंजेक्शन अपने बाजू में नहीं लगाया, क्या मैं उसका मतलब नहीं समझती। मैडम, एकाएक गुजरमल सिंघानिया गरजे, ये क्या कर रही हैं आप। ऐसा क्या कर दिया धीरज ने जो। आपने इतनी ज़्यादा हरामी औलाद पैदा की है मिस्टर गुजरमल सिंघानिया कि विभा जिंदल को ही धोखा देने चली है। विभा को इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने तिनके की तरह हिलाते हुए धीरज को गुजरमल के सामने खड़ा करते हुए दांत किटकिटाकर कहा, सुनना चाहते हैं आप। सुनना चाहते हैं कि इसने क्या किया है, तो सुनिए। इसने एक कहानी गढ़ी, ऐसी कहानी जिस पर हम सबको यकीन आ जाए, हम सब विश्वास कर ले कि हाँ, इसलिए हो रही थी यह हत्याएं। पुलिस खुश हो जाए
कि उसने हत्यारा पकड़ लिया। मैं ये सोचकर जिंदल पर लौट जाऊं कि ये केस खुल चुका है। ये आप क्या कह रही हैं विभा जी? मराठा के मुंह से निकला। किसी मसूरी में 7 अगस्त को कोई घटना नहीं घटी, किसी के साथ कोई रेप नहीं हुआ। वो सब इसी शैतान की खोपड़ी से निकली स्टोरी है। और ये शख्स, हो सकता है राधा नाम की इसकी कोई बहन रही हो और वह किसी दुर्घटना की शिकार हो गई हो। हमारे दिमागों में आकाशीय बिजली सी कड़की थी। कैसी बात कर रही हैं आप? वह गुजरमल सिंघानिया ही था जो अभी तक अटका पड़ा था। इतने संगीन अपराध में 7 हत्याओं के इल्ज़ाम में क्या कोई खुद को यूं ही फंसा लेगा? इसने कोशिश की है। मैं नहीं मान सकता। अभी मानेंगे आप? मानना पड़ेगा। कहने के साथ वह धीरज का गिरेबान छोड़कर पहाड़ी लड़के पर झपटी और बोली, बोलो, ये झूठा इल्ज़ाम अपने सिर लेने को क्यों तैयार हुए तुम? लड़के की हालत बैरंग। सहमे हुए अंदाज में उसने धीरज की तरफ देखा। इधर देखो, उसने लड़के का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। सारा खेल खुल चुका है। अब तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलना। जिनके लिए ये सब कर रहे थे वे सब बर्बाद हो जाएंगे, सो अलग। नहीं नहीं, वह फौरन नीचे बैठकर विवाह के कदमों से लिपट गया। ऐसा मत कहिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बेगुनाह बीवी है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके परवरिश करने वाला कोई नहीं है। तुम तो हो, मुझे एड्स है, ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगा मैं। उसके बाद वहाँ सन्नाटा खिंच गया। ऐसा सन्नाटा जो हर एक को चुभ रहा था। विवाह के कदमों में जहाँ वो बैठा था, वहीं बैठा बैठा अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ा। विभा आहिस्ता आहिस्ता उसके नज़दीक बैठ गई। बोली, तो इसलिए खुद को फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार हुए थे? वह बस रोता रहा। कितने में सौदा हुआ था? विभा का दूसरा सवाल। वह तब भी कुछ नहीं बोला। बुरी तरह भन्नाए हुए गोपाल मराठा ने होलस्टर से रिवॉल्वर खींचा और झपट कर उसे धीरज सिंघानिया की कनपटी पर रखने के साथ भभकते लहजे में बोला, तू बोल, कितने में सौदा हुआ था? 10 लाख में। इन्हें थाने ले चलो मराठा, विभा ने कहा। बाकी बातें वहीं कबूलते अच्छे लगेंगे। अभी तो धीरज से हकीकत तो गलवानी है। मराठा उसका कॉलर पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीटता ले गया। कुछ भी तो नहीं कर सके गुजरमल सिंघानिया। बोल सिंघानिया, बोल, जवाब दे विभा जी के सवाल का। गोपाल मराठा टॉर्चर चेयर पर बंधे धीरज के बाल पकड़े उसे जोर से झंझोड़ता हुआ गुर्राया। वो कौन सी हकीकत है जिसे छुपाने के लिए तो खुद को रेप जैसे घिनौने इल्ज़ाम में फंसाने को तैयार था? नहीं मराठा, खुद को किसी इल्ज़ाम में फंसाने को तैयार नहीं था यह। हवालात में मौजूद विभा ने कहा। इतना बेवकूफ़ मत समझो इसे, इसने बहुत ही खूबसूरत चाल चली थी। जी? मराठा ने विभा की तरफ देखा। इतना होशियार ये है कि इसे मालूम था इसका खरीदा हुआ दल बहादुर भले ही अदालत में चाहे जितनी बार चीख चीख कर कहे कि इसने और इसके दोस्तों ने इसकी बहन के साथ रेप किया था और ये इनसे उसी का प्रतिशोध लेने के लिए इनकी हत्याएं कर रहा था, लेकिन धीरज को एक दिन की भी सज़ा नहीं हो सकती थी। जानता जो था कि इसका पढ़ाया हुआ दल बहादुर कोर्ट में इस बात को केवल कहेगा, कोई सबूत पेश नहीं करेगा, और सबूतों के बगैर कोई कोर्ट किसी को सज़ा नहीं दे सकती। सो कोर्ट को इसे बरी करना ही था। हाँ, 7 हत्याओं के इल्ज़ाम में दल बहादुर को ज़रूर फांसी पर चढ़ना था, क्योंकि उसके ये सबूत भी पेश कर देता। और हकीकत जानने के लिए मरे जा रहे मैंने पूछा। इसके लिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे दिमाग में ये डालकर मुझे जिंदलपुरम वापस भेजना था कि यह केस हल हो चुका है और ये खेल इसने पहली बार नहीं खेला, 2 बार पहले भी खेल चुका है। 2 बार? हम तीनों ही चौंके। स्टोरियाँ गढ़ने में ये तुम दोनों से बहुत आगे की चीज़ मालूम पड़ रहा है, विभा जिंदल ने मेरी और शगुन की तरफ देखते हुए कहा था। पहली स्टोरी इसने रतन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए गढ़ी। ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी की ज़मीन अंजुम बेचारा उसमें पूरी तरह फंस गया। रतन की हत्या के मामले में बस वह उतना ही समझ सका जितना यह समझाना चाहता था। अगर मैं दिल्ली ना आती तो वह किस्सा वहीं ख़त्म हो चुका था। रतन मरा, चांदनी ने छंगा बूरा को सुपारी देकर मरवाया, कानून का काम पूरा। ओह, और दूसरी बार? चांदनी से डायरी लिखवाकर, विभा ने कहा। उसके ज़रिए भी तो यही कोशिश की गई थी कि मैं चांदनी को रतन, छंगा बूरा और अवंतिका की हत्यारी मान लूँ और ये मानकर कि उसने सुसाइड कर ली है इस केस को हल हुआ मान लूँ और जिंदलपुरम लौट जाऊँ। ये तो बहुत खतरनाक लड़का है विभा। और इस बार तो पट्टे ने दल बहादुर के मुंह से पूरी वो कहानी सुनवा दी जिसकी वजह से हत्याएं हो रही थी। सारा खेल इसी उद्देश्य से खेला गया। मुझसे पीछा छुड़ाना इसकी प्रायोरिटी पर था और उसके लिए इससे बेहतरीन और क्या चाल हो सकती थी। पर हमें या पुलिस को धोखा देने से इसका क्या भला होने वाला था आंटी? शगुन ने सवाल उठाया। असल हत्यारा तो खुला ही घूमता रहता ना, इनकी हत्याएं तो यूं ही होती रहती। बहुत ही माकूल, तुमने बहुत ही माकूल सवाल उठाया चुटके राजा, विभा ने कहा। और ये सवाल हमारे लिए एक इतना बड़ा दूसरा सवाल खड़ा कर देता है जिसका जवाब जानना नहायत ज़रूरी है। और वो सवाल ये है कि सोचने वाली बात है, जो शख्स
इनकी हत्याएं कर रहा है। इसकी प्रायोरिटी पर उससे निजात पाना नहीं बल्कि उससे ज़्यादा मुझसे निजात पाना था। सवाल उठता है क्यों? उसके मुकाबले मुझसे निजात पाना इसकी प्रायोरिटी पर क्यों है, जबकि हम तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनकी मदद ही कर रहे हैं। मैंने कहा, अर्थात अगर हम हत्यारे को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो इनकी हत्याएं होनी रुक जाएंगी। ऐसी स्थिति में तो इन्हें हमारी मदद हासिल करनी चाहिए। कहना चाहिए हमसे कि जितनी जल्दी हो सके हत्यारे को पकड़कर कानून के हवाले करें। वही तो वही तो कहना चाहती हैं विभा जी, गोपाल मराठा बोला। और किया है इसने उल्टा। वही तो जानना है हमें। जो करना चाहिए था वह ना करके ये उल्टा क्यों कर रहा था। इसके उल्टे खेल का जवाब मुझे मालूम है। मालूम है? मारे हैरत के गोपाल मराठा का बुरा हाल हो गया। मालूम है तो हम जानना चाहते हैं, पूछ क्या रहे हैं? उल्टा खेल इसने उस भेद को खुलने से रोकने के लिए खेला जिसकी वजह से इन सबकी हत्याएं हो रही हैं। इसे ये डर सता रहा था कि अगर विवाह जिंदल मैदान में रही, संतुष्ट होकर जिंदलपुरम नहीं चली गई तो वह भेद खुल जाएगा, है ना जमूरे? उसने अंतिम 3 शब्द टॉर्चर चेयर के साथ बंधे धीरज से कहे थे। धीरज बस उसे घूरता रहा। तुम्हारी पहली बात भी ठीक थी मराठा। ऐसी आखिर वह क्या हकीकत है, क्या भेद है जिसे खुलने से रोकने के लिए वह खुद को रेप जैसे इल्ज़ाम का मुलजिम बनाने को तैयार हो गया। कोर्ट में भले ही मुजरिम साबित ना होता लेकिन समाज में तो बदनाम हो ही जाता। इसका मतलब तो हमारे दोनों सवालों का एक ही जवाब हुआ। मैंने कहा, वह भेद जानना जिसे ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ कोशिश ही नहीं कर रहा बल्कि सारे पापड़ उसी के लिए बेल रहा था बेचारा। बेवा बोली, पता नहीं ये ऐसा क्या गुनाह किया बैठा है जिसे सामने नहीं आने देना चाहता। बकना तो इसके बाप को भी पड़ेगा, दांत किटकिटाते हुए मराठा ने कहा। इस तरह नहीं बकेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक देने पर बकेगा। पुलिस के टॉर्चर रूम में अच्छों को हकीकत नहीं मराठा। विभा ने उसकी बात काटी। शायद तुम नहीं जानते कि विभा जिंदा पुलिस की 3rd डिग्री के सख्त खिलाफ है। आप बस थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से आधे घंटे के लिए यहाँ से बाहर चले जाइए। उसके बाद जब आप लौटेंगी तो इसे तोते की तरह रट रट कर बोलता पाएंगे। मैंने ये नहीं कहा मराठा कि मैं किसी को 3rd डिग्री से गुजरते नहीं देख सकती, बल्कि ये कहा है कि पुलिस के इस तरीके के सख्त खिलाफ हूँ। ना अपनी आंखों के सामने ऐसा होने दे सकती हूँ, ना ही आंखों के पीछे। यह तरीका अमानवीय है। आपका पाला शायद लातों के भूतों से नहीं पड़ा। कहावत तो सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ लोगों से हकीकत उगलवाने के लिए वह सब ज़रूरी होता है। मैं वो नहीं होने दूंगी। और ये मुझे इस तरह ज़ुबान खोलने वाला नहीं लग रहा। आप समझ क्यों नहीं रही बेबा जी? जिस भेद को ये छुपाने की कोशिश कर रहा है उसे उगलवाने का और कोई तरीका नहीं है क्या? मराठा परेशान सा हो गया। विभा ने जवाब देने के स्थान पर सीधा कमिश्नर को फ़ोन मिलाया और बोली, कमिश्नर साहब, ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमने धीरज सिंघानिया को गिरफ्तार किया है। हाँ बहुरानी, पता लगा। स्पीकर से आवाज़ निकली। इसे कल सुबह ही फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दिया जाए। क्या कराना चाहती हैं? नार्को एनालिसिस और ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग यानी ब्रेन मैपिंग, और लगे हाथों पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो जाए तो बेहतर है। आप ऐसा चाहती हैं तो क्यों नहीं होगा, लेकिन क्या वह कोई राज नहीं उगल रहा है? तभी तो इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, हो जाएगा, मैं अभी प्रबंध कर देता हूँ। विभा ने थैंक यू कहकर संबंध विच्छेद किया और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए मराठा से बोली, विज्ञान जब इतनी तरक्की कर चुका है कि एक इंजेक्शन लगते ही आदमी सारी हकीकत उगल देता है तो उसके साथ अमानवीय तरीका अपनाने की क्या ज़रूरत है? यह तरीका दूसरे दृष्टिकोण से भी ठीक है। मैंने कहा, टॉर्चर से बचने के लिए आदमी झूठ बोल सकता है, कोई कहानी कर सकता है, और ये तो वैसे भी कहानियाँ गढ़ने में माहिर नज़र आता है। लेकिन उन टेस्टों से गुजरते वक्त ऐसा संभव नहीं है। उस अवस्था में गफलत की हालत में आदमी सच और सिर्फ सच ही बोलता है, क्योंकि इंसान से झूठ बोलने के लिए कहने वाली नस निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, अब तो नहीं डर रहे तुम? विभा जिंदल ने धीरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक शॉक की तो बात ही दूर, कोई एक थप्पड़ तक नहीं मारेगा। मराठा, आज रात इसे इसकी पसंद का खाना खिलाना। धीरज सिंघानिया का चेहरा इस कदर सफ़ेद पड़ गया था जैसे उसके जिस्म में खून की एक बूंद भी बाकी न बची हो। मेरा मोबाइल बजा, उसी पर टाइम देखा, 2:30 बज रहा था। इतनी रात को तो कोई ज़रूरी कॉल ही हो सकती है। ऐसा सोचकर मैंने स्क्रीन पर नज़र आ रहे नंबर पर ज़्यादा गौर नहीं किया और कॉल रिसीव करते हुए कान को लगाकर बोला, यस मणिक बोल रहा हूँ वेद जी। दूसरी तरफ से उभरने वाली आवाज़ सचमुच उसी की थी। मैं बहुत देर से बहुरानी का फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ मगर मिल नहीं रहा, स्विच ऑफ जा रहा है। क्या आप उनसे बात करा सकते हैं? क्यों नहीं। मेरी नींद एक ही झटके में काफूर हो गई थी। बेड से उठकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ता बोला, कह तो रही थी कि बैटरी ख़त्म है, चार्जर पर लगाना भूल गई होगी। कोई ख़ास बात है? बहुत ही ख़ास। मैं दरवाजे पर पहुंच चुका था। मुझे बता सकते हो? मुझे मालूम है कि बहुरानी आपसे कुछ नहीं छुपाती। तो फिर बताओ। मैं
मैंने अशोक बजाज का पता लगा लिया। क्या? विभा के सूट के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मेरे हलक से खुशी की सी चीख निकल गई। क्या कहा तुमने? इस वक्त वह मेरे कब्जे में। वेरी गुड। मेरे सारे शरीर में यूं रोमांच की तरंगें दौड़ती चली गईं जैसे बिजली के तारों में विद्युत दौड़ती है। कॉल बेल के स्विच पर अंगूठा रखने के साथ पूछा, कहाँ से हाथ लगा? अपने घर पर ही था। मैं ज़ोर ज़ोर से स्विच दबाता बोला, घर पर? मुझे पहले ही शक था कि वह वहीं होगा, क्योंकि बजाज भवन पर मेरी कड़ी नज़र थी और मैंने उसे निकलते नहीं देखा था। यह बात मुझे शुरू से ही हजम नहीं हो रही थी कि वह कहीं बाहर गया था, इसलिए वहीं डटा रहा और नतीजा सामने। आप बहुरानी के वही कर रहा हूँ। अंदर घंटी भी बज रही है मगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है। मैंने अंगूठा स्विच से चिपकाई जो दिया। मणिक ने कहा, वे तो हल्की सी आहट से उठ जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूट में हो ही नहीं? कहाँ चली जाएगी? मेरा ये वक्त पूरा ही हुआ था कि नया फ्लोर सिक्योरिटी इंचार्ज लपक कर नज़दीक आता। बोला, मैडम रूम में नहीं है सर, मैंने उन्हें जाते देखा था। मैंने चकित लहजे में पूछा, कब? करीब 2 घंटे हो गए। मैं कुछ समझ नहीं सका। फ्लोर इंचार्ज से किया जाने वाला अगला सवाल भी नहीं सूझा। फ़ोन पर बोला, वो रूम में नहीं है मणिक। ओह। मणिक का ऐसा लहजा जैसे अब उसे भी नहीं सूझ रहा हो कि क्या करे। कहाँ चली गई? क्या काम था? क्या मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? इस वक्त मैं होटल के बाहर खड़ा हूँ सर। गाड़ी में अशोक बजाज का बेहोश जिस्म है। इसे बहुरानी के सूट में लाना है, लेकिन होटल की सिक्योरिटी ऐसा नहीं करने देगी। वे होती तो कोई इंतज़ाम कर देती, शायद कमिश्नर साहब से कहकर। तुम वहीं रहो, मैं कोशिश करता हूँ। कहने के बाद मैंने एक क्षण भी गंवाए बगैर फ़ोन काटा। फ़ोन बुक की मदद से विभा का फ़ोन मिलाया, मगर वह स्विच ऑफ जा रहा था। खुद ही पर झुंझला सा गया मैं। भला विभा को फ़ोन मिलाने की क्या तुक थी? अगर वह मिल सकता होता तो मणिक मुझे ही फ़ोन क्यों करता? क्या करूं, कमिश्नर साहब को फ़ोन मिला दूं क्या? क्या मेरा ऐसा करना ठीक होगा? मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, ठीक हो या ना हो, लेकिन नंबर मिला दिया। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव की गई। कमिश्नर साहब का अलसाया सा हेलो उभरा। मैंने बहुत नम्र और शालीन शब्दों में अपना परिचय दिया। जब उन्होंने कहा, हाँ हमें मालूम है आप बहुरानी के दोस्त हैं और उनके साथ आए हुए हैं, तो मेरा हौसला बढ़ा तथा प्रॉब्लम बताई। सुनते ही बोले, आप हमें मिस्टर मणिक का नंबर लिखवा दें, हम अभी होटल के नाइट मैनेजर से बात करके उन्हें फ़ोन करते हैं। वे बेहोश जिस्म को आपकी सूट तक ले जा सकेंगे। थैंक यू कहने के बाद मैंने मणिक का नंबर बता दिया। उनसे संबंध विच्छेद करने के बाद तेज़ी से मणिक का नंबर रीडायल किया और उसे बताया कि मेरी बात कमिश्नर साहब से हो गई है, वे अभी मैनेजर से बात करके उसे फ़ोन कर रहे हैं। मणिक का थैंक यू सुनने के बाद मैंने फ़ोन काटा और लपकता हुआ अपने सूट में पहुंचा। शगुन को जगाकर जब उसे सारी कैफियत बताई तो जहां यह सुनकर वह रोमांचित हो उठा कि अशोक मिल गया है, वहीं यह सोचकर सस्पेंस में फंस गया कि विभा जंदल कहाँ चली गई। बोला, पता नहीं आंटी रातों में कहाँ गायब हो जाती हैं। उसकी इस आदत से मैं भी परेशान हूँ। दूसरों को चमत्कार करके उसे मज़ा आता है। इस मामले में पट्टी मुझे भी नहीं बख्शती। हम इसी तरह की बातें करते रहे, लेकिन बातों में मन नहीं लग रहा था। असल में तो मैं मणिक का इंतज़ार था। बार बार गैलरी में झांकने लगता था मैं। वह 15 मिनट बाद नज़र आया। खुद मैनेजर उसके साथ था, मगर मेरा ध्यान मैनेजर पर था। मैं तो मणिक के कंधे पर पड़े जिस्म को देख रहा था। बिल्कुल नंगा था वह। एक बार तो यह सोचकर रुई काँप गई कि कहीं वह मरा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर याद आया कि मणिक ने उसे बेहोश बताया था। भला वह झूठ क्यों बोलेगा? मैनेजर उसे मेरे स्वीट में छोड़कर चला गया। मणिक ने उसे लंबे सोफे पर लिटा दिया और ऐसा होते ही मेरी और शगुन के आगे फटी की फटी रह गई। हम दोनों उसके पेट पर लिखे ते को देख रहे थे। इसका क्या मतलब? मेरे मुंह से स्वतः निकला। इसका मतलब जब अभी तक बहुरानी की समझ में नहीं आ रहा तो हमारी समझ में क्या आएगा? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने जल्दी से कहा, मेरा मतलब ये था कि अभी तक तो ऐसे अक्षर केवल लाशों पे लिखे नजर आए थे, मगर ये तो बेहोश है। अब क्या? मेरे ख्याल से यह मरने ही वाला था कि मेरे हाथ लग गया। क्या मतलब? मैं चौंका। तुम्हारा ख्याल ऐसा क्यों है? बजाज भवन की पिछली चारदीवारी फांद कर यह बदहवासी की हालत में भाग रहा था। वहीं तैनात था मैं। थोड़ी सी भाग दौड़ के बाद दबोच लिया। मेरे द्वारा दबोचे जाते ही यह इस कदर घबराया जैसे मौत के हाथों ने दबोच लिया। जूडी के मरीज़ की तरह काँपने लगा था ये। मुझे लगा हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, अतः फ़ौरन ही कनपट्टी पर कराटा मार कर बेहोश कर दिया। इसी हालत में भागता हुआ निकला था ये? बुरी तरह व्यग्र होकर मैंने पूछा, बगैर एक भी कपड़ा पहने? और क्या, इसके कपड़े मैंने उतार लिए? उसके जवाब पर मैं सब पका सा गया। पेट पर लिखे ते को तो मैंने बाद में देखा, तब जबकि इसे अपनी गाड़ी में डाला और उसकी लाइट ऑन की। मणिक कहता चला गया, मुझे लगता है हत्यारे से मारने ही वाला था कि किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर भाग लिया। वह इसके कपड़े भी उतार चुका था और पैंट पर ते भी लिख चुका था। शगुन ने कहा, लेकिन आंटी ने तो कहा था कि अपने अगले शिकार पर हत्यारा ला लिखेगा। मेरे ख्याल से इसे होश में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ जो कुछ हुआ है यही बताएगा। मेरा वाक़ पूरा हुआ ही था कि मणिक की जेब में पड़ा मोबाइल बजा।
उसने निकालकर स्क्रीन पर नज़र मारी और मुंह से बहुरानी निकालते हुए कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से विभा की आवाज़ उभरी, फ़ोन किया था? जी बहुरानी। वजह? मणिक एक ही सांस में सब कुछ बताता गया। वेरी गुड मणिक, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं रहो, मैं आती हूँ। और सुनो, मेरे आने तक उसे होश में मत लाना। मणिक ने केवल इतना ही कहा, जी। अब विभा का इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चांदनी प्लीज़ प्लीज़ मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, मुझे वह सब नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। हाँ हाँ, मैं सब कुछ बता दूंगा, भले ही मेरा अंजाम चाहे जो हो, लेकिन मैं विभा जिंदल को सब कुछ बता दूंगा। मैं तो पहले भी बता देना चाहता था, तभी बता देना चाहता था जब रतन के बाद अवंतिका का मर्डर हुआ। मैं तभी समझ गया था कि तुम बेकसूर हो, लेकिन वो साला धीरज नहीं माना। तुम मुझे विभा जिंदल के पास ले चलो, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, मगर मुझे मारो मत। ये थे वे शब्द जो होश में लौटने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे अशोक के मुंह से टूट फूट कर निकले थे। और हम सब, यानी मैं, शगुन, मणिक, विभा और गोपाल मराठा उसके मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द को बहुत गौर से सुन रहे थे, उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल मराठा विभा से पहले ही मेरे सूट में पहुंच गया था। उसने बताया था कि उसे यहाँ पहुँचने के लिए विभा ने फ़ोन किया था। विभा उसके आधे घंटे बाद पहुँची थी। उसके पहुँचते ही अशोक को होश में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इस वक्त उसकी चेतना लौट रही थी। उपरोक्त शब्द उसने आंखें मिचमिचाते हुए कहे थे और फिर जाने क्या क्या बड़बड़ाते हुए उसने आंखें खोली। हम सबको देखते ही और फिर शायद पहचानते ही हड़बड़ा कर उठा। बौखलाई हुई अवस्था में बोला, मैं यहाँ कैसे आ गया? यहाँ कैसे आ गया मैं? चांदनी कहाँ है? चांदनी कहाँ है? चांदनी मर चुकी है अशोक, विभा ने कहा। नहीं, वह मरी नहीं है, वो मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लो विभा जी, मुझे बचा लो। कहने के साथ वह विभा जिंदल के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा था। तुम शायद दहशत में हो, कोई ख्वाब देखा है तुमने। तुमने तो खुद चांदनी की लाश देखी थी, उसकी शिनाख्त की थी, फिर वह जिंदा कैसे हो सकती है? इस बात पर तुम यकीन ही कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं मालूम क्या कैसे हो गया, पर वो जिंदा है। उसने मुझे मारने की कोशिश की, पता नहीं कैसे बच गया मैं, कैसे यहाँ आ गया। ये देखिए, उसने मेरे सारे कपड़े उतार लिए, पेट पर यह भी लिख दिया। हाँ, याद आया, वो मुझे मारने ही वाली थी कि भागने का मौका मिल गया और शायद मैं भाग आया, तभी तो यहाँ हूँ। मैं आप लोगों को कैसे मिला, कैसे बच गया मैं? कहाँ की बात है ये? कहाँ मारने की कोशिश की थी उसने तुम्हें? हाँ, हमारी कोठी के बेसमेंट में। वही पहुँच सकती थी वहाँ। मेरे पापा के और उसके अलावा तो किसी को पता ही नहीं कि हमारी कोठी में बेसमेंट भी है। मैं वहीं छुपा था। क्यों छुपे थे? अब जान जो गई थी कि मैंने झूठ बोला था। चांदनी के साथ कोई रेप नहीं हुआ। उस रात राज पैलेस में तो हम थे ही नहीं, हम तो ब्लैक डायमंड नाइट क्लब में थे। मेरे पास क्लब के मैनेजर का फ़ोन आया। उसने बताया कि आप वहाँ पूछताछ करने पहुँची थी। ये भी बताया कि आप क्या जान गई थी। मैंने उसे डांटा, कहा कि क्लब का नियम है कि वह किसी मेंबर की प्राइवेसी भंग नहीं करेगा। तो उसने क्यों बताया? वो कहने लगा, खुद कमिश्नर साहब का फ़ोन आया, ना मानता तो क्लब का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता। यह पता लगते ही मैं घबरा गया कि अब आप मुझे नहीं छोड़ेंगी। मैं छुप गया। अपने बेसमेंट से बेहतर छुपने की जगह मुझे और कोई नहीं सूझी। वहीं छुपा था कि चांदनी पहुंच गई और उसने। और किसे पता था कि तुम वहाँ छुपे हो? किसी को नहीं। तुम्हारे पापा को भी नहीं? नहीं, मैं किसी को भी नहीं बता सकता था, लेकिन वो वहाँ भी पहुँच गई। वो कहीं भी पहुँच सकती है, हम सबको वही मार रही है। वो मुझे भी मार डालेगी विभा जी, मुझे उससे बचा लो। मैं आपको सब कुछ बताने को तैयार हूँ, सब कुछ। क्या सब कुछ? और फिर जो कुछ उसने बताया वो इतना हौलनाक, घृणित और सस्पेंसफुल था कि सांस रोककर हम सुनते ही चले गए। वह वही सब था जिसे इस कहानी का हर किरदार छुपा रहा था, जिसे छुपाने के लिए धीरज सिंघानिया खुद को रेप जैसे घृणित अपराध में फंसाने को तैयार हो गया था। अगले चैप्टर से वही लिख रहा हूँ और उस अंदाज में लिख रहा हूँ जिसमें उपन्यास लिखा करता हूँ। पढ़ने के बाद ये फैसला तो आप ही कीजिए कि सुनने के बाद हमारी क्या हालत हुई होगी। बात लीला कॉन्टिनेंटल नामक 5 स्टार होटल के डिनर हॉल की है। बहुत ही मध्यम रोशनी थी वहाँ और स्टेज पर बज रहे ऑर्केस्ट्रा के कारण सारे हॉल में गूंज रहा था गुनगुना संगीत। एक सीट के दो तरफ पड़ी कुर्सियों पर देश के दो बड़े औद्योगिक घरानों के चश्मो चिराग आमने सामने बैठे थे, अशोक बजाज और धीरज सिंघानिया। दोनों एक से बढ़कर एक कीमती सूटों में सजी। धीरज सिंघानिया उसको कुछ कह रहा था, मगर अशोक बजाज का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। वह एकटक किसी और सीट की तरफ देख रहा था। धीरज सिंघानिया ने अपनी बात कहनी बंद की, आंखों से अशोक बजाज की नज़रों का पीछा किया। धीरज सिंघानिया की आंखें जहाँ जाकर स्थिर हुई, वहाँ एक जवान शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ था। उन्हें देखकर धीरज सिंघानिया के होठों पर भेद भरी मुस्कान उभर कर लुप्त हो गई। वे एक दूसरे में खोए अपनी बातों में मशगूल थे, मगर अशोक बजाज का ध्यान उन्हीं पर था।
उन पर भी ना कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अशोक की आंखें सिर्फ और सिर्फ उस जोड़े के फीमेल पर स्थिर थी। ऐसा देखकर धीरज सिंघानिया के होठों पर बहुत ही दिलचस्प मुस्कान दौड़ी। बोला, क्या देख रहे हो? मगर अशोक बजाज ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब तो बेचारा तब देता जब धीरज सिंघानिया की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची होती, और आवाज़ कानों तक तब पहुंची होती जब एक पल के लिए भी उसकी नज़रें फीमेल से हटी होती। मेल की पीठ थी उनकी तरफ, फीमेल का फेस, पूर्णिमा के चांद सा गोल, समुद्र पर बिखरी चांदनी सा रंग, गुलाबी होठ, नुकीली नासिका, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर सिंदूरी सूरज, बालों की एक लट उसके बात करते करते बार बार कपोलों पर लटक जाती थी, जिसे अपनी नाजुक पतली और नेल पॉलिश से सजी उंगलियों से हटाने की जैसे उसे आदत पड़ गई थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी वह। उस जलवे को देखकर धीरज की मुस्कान गहरी हो गई। इस बार उसने मेज पर रखे अशोक के दोनों हाथों में से एक को हौले से थपथपाते हुए कहा, मिस्टर बजाज। इस बार अशोक बजाज चौंका, और ऐसा चौंका कि अगले ही पल झेपता सा बोला, हाँ क्या कह रहे थे तुम? किस बारे में? धीरज सिंघानिया ने पूछा। बिज़नेस के बारे में। गनीमत है, कम से कम ये तो याद है कि तुम्हें कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे थे, मगर आगे कुछ कहूँ तो तब जब तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ हो। कहते वक्त धीरज की भेद भरी मुस्कान में कुटिलता के कीटाणु आ मिले थे। बजाज कुछ और ज़्यादा झेप गया। बात को संभालने और खुद को सामान्य दर्शाने के फेर में थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात नहीं है? मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। हो सकता है सुन रहे हो। धीरज सिंघानिया के होठों पर अब वाचलता भरी मुस्कान थी। मगर मेरा दावा है उस वक्त तक तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे सकोगे जब तक ध्यान उस तरफ है। किस तरफ? बजाज जैसे चोरी करता पकड़ा गया। सिंघानिया के होठों पर शरारत भरी मुस्कान रेंगी, आंखों से जलवे की तरफ इशारा किया। बजाज ऐसा सकपकाया कि कुछ कह नहीं सका। वैसे चीज़ बुरी नहीं है, सिंघानिया कहता चला गया, बल्कि अगर ये कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा कि कम से कम इस वक्त इस हॉल में उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। बौखलाया सा बजाज बोला, तुम कह रहे थे कि तुम अपनी कंपनी की एक इकाई को हमारी कंपनी में मर्ज करना चाहते हो। वो बात तो बहुत पुरानी हो गई दोस्त। इस बार सिंघानिया हंस पड़ा। उसके बाद तो तुम मुझसे मेरी शर्तें भी पूछ चुके हो, और मैं वे शर्तें ही बता रहा था कि तुम्हारा ध्यान उस तरफ चला गया। ऐसा गया कि फिर लौट कर ही नहीं आए, जैसे कोई कभी ना लौटने के लिए किसी भूता बंगले में चला गया। पुरानी पिक्चरें देखी है ना। अब जैसे पकड़ा गया चोर ढीठ पने पर उतर आए। कुछ ऐसे ही अंदाज में कहा अशोक बजाज ने। क्या करता, वह खूबसूरत ही इतनी है। सो तो है, मगर धीरज सिंघानिया ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बजाज को पूछना पड़ा, मगर भाभी से खूबसूरत नहीं है? भाभी? तुम्हारी पत्नी की बात कर रहा हूँ, चांदनी की। बजाज के मुंह से यही एकमात्र लफ्ज़ निकला। ओह, मैंने देखा उन्हें, सिंघानिया कहता चला गया, और दावे के साथ कह सकता हूँ इसे, और उन्हें बराबर खड़ा कर दिया जाए तो ये उनके सामने ऐसी लगेगी जैसे कोहिनूर के बगल में पड़ा कांच का टुकड़ा। तुम्हें इतनी पसंद है मेरी बीवी? मैं पसंद की नहीं, खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। ओह, क्या मैंने कुछ गलत कहा? कहते वक्त धीरज सिंघानिया ने बजाज की आंखों में इतनी गहराई तक झांका था जैसे बहुत सी बातें उसके बगैर कहीं भाप लेना चाहता हूँ। क्या इसकी खूबसूरती चांदनी भाभी की खूबसूरती के सामने कहीं ठहरती है? हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, मगर इस बार बजाज ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। धीरज सिंघानिया ने वही किया जिसलिए बजाज ने वाक्य अधूरा छोड़ा था, अर्थात पूछा, क्या कहना चाहते हो? छोड़ो, बजाज ने कहा। उन शर्तों को दोहरा दो जिनके तहत तुम अपनी कंपनी की इकाई को हमारी कंपनी में मर्ज। सिंघानिया ने उसकी बात काटी। सच पूछो तो बिज़नेस की बात करने का मूड नहीं रहा। मतलब मूड उस टॉपिक पर बात करने का बन गया जिसे अचानक ही वह गुलबदन हसीना हमारे बीच खींच लाई है। इस टॉपिक पर भला हम क्या बातें कर सकते हैं? उम्र ही क्या है अभी हमारी? सिंघानिया ने कहा। मैं अभी 25 से ऊपर नहीं गया हूँ, और तुम तो मुझसे भी 1 आध साल कम ही हो गए, और हमारे बापों ने हमें बिज़नेस के लफड़ों में फंसा दिया। बिज़नेस टॉक करने हमें यहाँ भेज दिया। इसमें शक नहीं कि ध्यान उस गुलबदन हसीना ने मेरा भी भंग किया था, मगर वह उतना भंग नहीं हो सका जितना तुम्हारा हो गया। बजाज खामोश रहा। जानते हो क्यों? क्या कारण है इसका? क्या कारण है? ये कि मैं बाहर वालियों की भी आरतियाँ उतार लिया करता हूँ, और तुम चाहकर भी शायद अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हो। साला 24 घंटे स्टेटस का ख्याल रहता है। स्टेटस का ख्याल तो हमें भी रखना पड़ता है। फिर कैसे उतार पाते हो बाहर वालियों की आरतियाँ? अपने ही स्टेटस वालों के बीच रहकर। धीरज सिंघानिया कहता चला गया। बात फूट ना सके इस बात का ख्याल, क्योंकि सबको बराबर रहता है, इसलिए बात फूट नहीं सकती। ओह, एक बार फिर बजाज इतना ही कहकर रह गया। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। धीरज सिंघानिया ने एक बार फिर कहा। दिल पर हाथ रखकर सच्चा जवाब दो। क्या वह तुम्हारी बीवी से खूबसूरत है? नहीं।
फिर क्यों उसे पाने के लिए मरे जा रहे हो? इस बार कह ही दिया अशोक बजाज ने। भले ही आपको मटन बिरयानी चाहे जितनी पसंद हो, मगर हर रोज़ वही तो नहीं खा सकते ना। मुंह मार जाती है, एक ना एक दिन आपको उससे ऊब होने लगती है। दिल चाहता है भले ही दाल मिले पर चेंज हो। करेक्ट, 100% करेक्ट। धीरज सिंघानिया ने इस तरह कहा जैसे अशोक बजाज के मुंह से अपनी पसंद की बात सुनकर खुश हो गया। ठीक ऐसे ही ख्याल मेरे भी है, बल्कि मेरे नहीं, हमारे कहना चाहिए, हमारी टुकड़ी की। टुकड़ी? एक जैसे स्टेटस के लोगों की टुकड़ी? मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। कहने तक वह इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि वह बजाज से खुलकर बातें कर सकता है। बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें ड्रिंक का ऑर्डर दे देना चाहिए? अशोक बजाज थोड़ा हिचका, मगर मुश्किल से आधा मिनट सोचने के बाद वह भी इस नतीजे पर पहुंचा कि सिंघानिया भी अपने ही स्टेटस का है, सो उससे खुल जाने में कोई बुराई नहीं है। और इस नतीजे पर पहुंचते ही जैसे शब्द सदा मुंह से निकले, श्योर, गुड, क्या लोगे? शी वॉज रीगल, लार्ज पैक। धीरज सिंघानिया ने बगैर देर किए इशारे से वेटर को अपने नज़दीक बुलाया और शी वॉज रीगल के 2 लार्ज पैक लाने का ऑर्डर देने के बाद जेब से मार्लो पोर्लो का पैकेट निकालकर एक सिगरेट अपने होठों पर लटकाई तथा पैकेट बजाज की तरफ बढ़ा दिया। थैंक्स, मैं अपना ब्रांड लेता हूँ। कहने के साथ उसने अपनी जेब से 555 का पैकेट निकाल लिया था। फॉर चेंज। धीरज सिंघानिया ने बहुत ही गहरी मुस्कान के साथ अपने हाथ में मौजूद मार्लो पोर्लो के पैकेट को हिलाया। अशोक बजाज के मुंह से निकला, मतलब? करके तो देखो, तुम इसे पियो, मैं 555 पीऊँगा। दोनों के टेस्ट चेंज हो जाएंगे, शायद अलग मज़ा आए। गुड। कहने के साथ अशोक बजाज ने उसके पैकेट से एक सिगरेट निकाल ली और सिंघानिया ने उसके पैकेट से। फिर एक म्यूजिकल लाइटर ने दोनों सिगरेटें सुलगाई। 4 जोड़े हैं हम। पहले कश के साथ सिंघानिया ने कहना शुरू किया। अगर तुम शामिल होना चाहोगे तो 5 हो जाएंगे। करते क्या हो? बजाज ने पूछा। इन्जॉय? कैसा इन्जॉय? ऐसा जिसके बाद भूखे नहीं रह जाते। कम से कम उस कदर भूखे तो हरगिज़ नहीं जैसे तुम हो। मैं ये नहीं कहता कि वैसी गुलबदन हसीनाएँ हमें आकर्षित नहीं करती, जैसी उस सीट पर बैठी अपनी जुल्फ़ों से खेल रही। हमारा भी दिल चाहता है कि वह बगैर कपड़ों के हमारे बिस्तर पर हमारी बाहों में हो, मगर तुम्हारी तरह इन ख्यालों में इतने नहीं डूब पाते कि अपने बिजनेस की किसी इंपॉर्टेंट डील का नुकसान कर बैठे। मैं कुछ समझा नहीं। धीरज सिंघानिया के कुछ कहने से पहले वेटर पैक ले आया। दोनों चेयर्स कहकर हम प्याला हुए और पहले सिप के बाद धीरज सिंघानिया ने कहना शुरू किया। सबसे पहले यूँ समझो कि मेरे अलावा जो 3 जोड़े हैं वे भी मेरी और तुम्हारी तरह ही ऊँचे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई किसी से कम नहीं है। पर तुम लोग करते क्या हो? धीरज सिंघानिया ने अपनी दोनों कोहनियाँ मेज पर रखी, अशोक बजाज की तरफ झुका और उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही धीमे और रहस्यमय स्वर में बोला, बीवियाँ बदलते हैं। बीवियाँ बदलते हो? मारे आश्चर्य के अशोक बजाज की हलक से चीख सी निकल गई। आंखें फटी रह गई थी उसकी। धीरे दोस्त, धीरे बोलो। धीरज सिंघानिया बुदबुदाया। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। अशोक बजाज का चेहरा लाल हो गया था। यूँ लग रहा था उसे जैसे वह सामने बैठे धीरज सिंघानिया को नहीं, बल्कि आंखों के सामने तांडव करती कुतुब मीनार को देख रहा हो। लग रहा था एक ही सिप में उसे कई बोतलों का नशा हो गया। होंठ फड़फड़ाए ज़रूर, लेकिन उनसे कोई आवाज़ नहीं निकल सकी। पैक पर हथेली की पकड़ सख्त होती चली गई और फिर पैमाने को एक ही झटके में खाली कर गया। तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही शौक लग गया लगता है। उसे बहुत ध्यान से देखते धीरज सिंघानिया ने कहा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम लोग एक दूसरे की पत्नी के साथ? इस बार बहुत ही धीमे स्वर में कहा था अशोक बजाज ने, मगर बावजूद इसके वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। जब तुम किसी और को होंडा सिटी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसकी सवारी करने के इच्छुक हो तो इसमें क्या बुराई है कि कोई और भी तुम्हारी मर्सिडीज़ पर सवार होकर सारा जहां घूमे? एकदम से कोई जवाब नहीं दे सका बजाज। बोला, मैं एक पैक और लेना चाहता हूँ। लार्ज? पूछने के साथ सिंघानिया मुस्कुराया था। बजाज केवल इतना ही कह सका, हाँ ज़रूर। कहने के साथ धीरज सिंघानिया ने वेटर को नज़दीक आने का इशारा किया और उसके आते आते अपना पैक भी खाली कर दिया। 2 और पैकों का ऑर्डर दिया उसने। फिर पैक आने तक वे खामोशी रहे, सिर्फ बदले हुए ब्रांड की सिगरेट फूंकते रहे। दूसरा पैक भी आधा खाली करने के बाद अशोक बजाज ने कहा, ये बात तो ठीक है कि अगर हम दूसरे की गाड़ी की सवारी का मज़ा लेना चाहते हैं तो किसी दूसरे के द्वारा अपनी गाड़ी को इस्तेमाल होते देखने का मादा भी होना चाहिए, लेकिन भला गाड़ी इसके लिए कैसे तैयार हो सकती है? धीरज सिंघानिया यूँ मुस्कुराया जैसे बजाज ने कोई बचकानी बात कह दी। क्यों? रोज़ रोज़ मटन बिरयानी खाते क्या वे नहीं उगती? क्या उनका दिल कभी दाल खाने को नहीं करता? कुछ कहते नहीं बन पड़ा अशोक बजाज पर। किम कर्तव्य विमूढ़ सा वह धीरज सिंघानिया को बस देखता रहा। करता है दोस्त। एक सिप लेने के बाद धीरज सिंघानिया कहता चला गया। टेस्ट चेंज करने को उसका मन भी ठीक उसी तरह करता है जैसे हमारा करता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम इस बात को कह देते हैं, वह कह नहीं पाती, और हम ड्राइवर ही इतनी आसानी से कहाँ कह पाते हैं।
खुद ही को देख लो, किस कदर चौंक पड़े थे तुम, और फिर किस कठिनाई के साथ कह सके। आदमी उस बात को कहने में हिचकता है जो एक कठोर सच्चाई के रूप में उसके दिल में होती है। जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए, केवल ये सोचकर कि उसकी बात सुनकर सामने वाला उसके बारे में क्या सोचेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वह यह भावना गाड़ियों में ड्राइवरों से कुछ ज़्यादा होती है, या यूँ भी कहा जा सकता है कि केवल ये सोचकर कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोचेगा, वे कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाती है। मगर यकीन मानो, सिर्फ नखरे ही दिखाती है। हकीकत यह है कि टेस्ट चेंज करने की इच्छा उनमें भी हमारे बराबर ही होती है। नहीं, मेरी पत्नी में ऐसी इच्छा नहीं हो सकती। धीरज सिंघानिया के होठों पर नृत्य करती वह मुस्कान गहरी हो गई, जिसका मतलब था कि अशोक बजाय बचकानी बातें कर रहा है। बोला, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में ऐसा सोच सकती है? कैसा? कि तुम उससे ऊबने लगे हो, टेस्ट चेंज करने के ख्वाहिशमंद रहते हो, और मौका लगे तो ऐसा कर भी सकते हो? नहीं, वह ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि तुमने अपनी छवि ऐसी ही बना रखी है। ऐसा ही समझ सकते हो तो तुम भी समझ लो, उसने भी तुम्हारी नज़रों में अपनी ऐसी छवि बना रखी, ऐसी कि वह तुम्हें देवता मानती और तुम्हारे अलावा किसी की हम बिस्तर होना तो दूर, किसी के द्वारा अपने जिस्म को स्पर्श तक किया जाना पसंद नहीं करेगी। मगर हकीकत वही है, वही जो तुम्हारे दिल में भी है। औरत हो या मर्द, मन सभी का एक सा होता है दोस्त। टेस्ट चेंज करने की भावना हर एक के अंतर मन में छुपी रहती है। यह एक प्राकृतिक इच्छा होती है जिसे हम एक दूसरे के डर से छुपाए रखते हैं। मन तो नहीं मानता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अपने दोस्तों को ज्वाइन करने से पहले मैं भी नहीं मानता था कि मेरी पत्नी में भी वह इच्छा हो सकती है जो मुझ में है। सती सावित्री समझता था मैं उसे। ज्वाइन करने से पहले खुद को वैसे ही साबित करने की उसने भरपूर कोशिश भी की। सब कुछ होने के बाद भी कुछ दिनों तक ऐसा नाटक करती रही जैसे उसके साथ बड़ा अनर्थ हो गया। मगर आज हम दोनों इस बारे में खुलकर बातें कर सकते हैं। दोनों स्वीकारते हैं कि ये इच्छा हम दोनों में थी। यकीन मानो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने के बाद से हम एक दूसरे से ज़्यादा संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। दिमाग तनावहीन हो गए। जब बिस्तर पर होते हैं तो ये सोचकर एक दूसरे से घृणा नहीं होती कि उसने पिछली रात तुम्हारे दोस्त के साथ गुजारी थी। कैसी घृणा? क्या बचकानी बातें कर रहा हो? ऐसी बेवकूफ़ाना बातें आदमी केवल तब तक करता है जब तक इस कठोर सच्चाई को कबूल नहीं कर लेता कि औरत मर्द का शरीर एक दूसरे के द्वारा भोगे जाने के लिए बना है। कल उसने भोगा, आज तुमने। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? क्या बिगड़ जाता है शरीर का? तुम्हारे अलावा और कौन कौन लोग हैं? ये एक अवैध सवाल है। क्या मतलब? मेरे बारे में खैर तुम जान ही गए, वह भी केवल इसलिए क्योंकि जो ऑफ़र मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसे देने के लिए इतना बताना ज़रूरी था। मगर बाकी दोस्तों के बारे में पत्नी सहित केवल वहाँ पहुँच ही जान सकते हो जहाँ ऐसी पार्टी रखी जाती है। हाँ, इतना यकीन दिला सकता हूँ कि एक भी जोड़ा तुम्हारे स्टेटस से नीचे का नहीं होगा। इस हालत में ये बात तो तुम समझ ही सकते हो कि लीक कुछ नहीं होता। इस बात की चिंता सबको बराबर होती है। अब अशोक बजाज पर नशा हावी हो चुका था। बोला, क्या ऐसी कोई पार्टी होने वाली है? महीने में एक बार होती है। अब कब होगी? क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो? शायद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है दोस्त। धीरज सिंघानिया ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। जब इरादा पक्का हो जाए तो मुझे फ़ोन करना, जगह भी बता दूंगा, टाइम भी। पालम विहार से आगे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दौलत नसीराबाद कनाट प्लेस से केवल 1.5 घंटे की ड्राइविंग करके वहाँ पहुँचा जा सकता है। छोटे मोटे होटल और गेस्ट हाउस भी हैं वहाँ, लेकिन ज़्यादातर धनाढ्य लोगों के बंगले और फार्म हाउस ही हैं। स्थायी रूप से उनके मालिक दिल्ली में रहते हैं। वे बंगले या फार्म हाउस तो केवल वीकेंड या छुट्टियां गुजारने के लिए बनाए गए हैं। इससे भी आगे निकलकर अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वे धनाढ्य लोगों की मौज मस्ती के केंद्र हैं। वीकेंड पर या किसी भी साप्ताहिक अवकाश के दिन वहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। इसलिए जो अतिरिक्त सतर्कता बरतते हैं वे मौज मस्ती के लिए 2 वर्किंग डेज़ के बीच की रात को चुनते हैं। ऐसी ही एक रात थी वह। स्थान का नाम सिंघानिया फार्म हाउस। करीब 1000 गज में फैला, ऊंची 4 दीवारी से घिरा। 4 दीवारी में लोहे का भारी भरकम केवल एक ही गेट था। उसे पार करने के बाद फार्म हाउस के अंदर बनी डाबर की सड़क पर करीब 10 मिनट की ड्राइविंग करनी होती थी। तब कहीं जाकर संगे मरमर की बनी उस इमारत के दर्शन होते थे जो एकदम गोल थी और ज़मीन पर यूं खड़ी प्रतीत होती थी जैसे अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार रॉकेट खड़ा। 3 मंजिला इमारत थी वह। शीर्ष वाला हिस्सा नुकीला, लोहे वाले गेट से वहां तक पहुंचने वाली सड़क के दोनों तरफ ही नहीं, रॉकेट नुमा इमारत के चारों तरफ दूर दूर तक फूल ही फूल नजर आते थे। जगह जगह छोटे छोटे पहाड़ और टीले थे। अशोक, देवदार और इलायची आदि के झूमते हुए वृक्ष, एक सार कटी हुई मखमली घास, जैसे हरे रंग का ईरानी कालीन बिछाओ। जगह जगह फाउंटेन्स और पानी बरसाते फॉल्स। पत्थरों से टकराकर पानी के बहने या गिरने से जो आवाज़ होती थी वह कानों को बहुत सुकून पहुंचाने वाली थी। 4 जोड़े थे वहाँ, धीरज सिंघानिया, किरण सिंघानिया, रतन बिरला, अवंतिका बिरला।
रमेश भंसाली, सुधा भंसाली तथा संजय कपाड़िया और मंजू कपाड़िया। जहाँ वे थे वह स्थान तो मानो जन्नत था। बिरला फार्म हाउस का सबसे खूबसूरत स्थान। कोई लाइट नहीं थी उस वक्त वहाँ। माहौल को रोमांटिक बनाने के लिए शायद जानबूझकर ऑन नहीं की गई थी। रोशनी के लिए स्वच्छ और धुले हुए से आकाश पर असंख्य तारों के बीच चांदी के बहुत बड़े थाल सा चंद्रमा जो मुस्कुरा रहा था। चारों तरफ उसी की चांदनी बिखरी पड़ी थी, जैसे चांदी को पिघलाकर बिखेर दिया गया हो। उसकी रोशनी में रॉकेट जैसी इमारत ताजमहल सी जगमगा रही थी। झाग उगलता फॉल्स का बहता हुआ पानी यूँ लग रहा था जैसे पिघली हुई चांदी बहती चली आ रही हो। फाउंटेन चांदी को मानो रॉकेट के शीर्ष तक उछाल रहे थे। हवा में पानी की बहुत ही नन्ही नन्ही फुहारें उड़ती फिर रही थीं। लॉन ही में थे वे चारों जोड़े, सबके हाथों में जाम, होठों पर मीठी मुस्कान और आंखों में मादकता से परिपूर्ण सुर्खी इस बात का एहसास करा रही थी कि वे अपने द्वारा बसाए गए इस स्वर्ग का भरपूर आनंद ले रहे हैं। कई की उंगलियों के बीच सिगरेटें। छोटे से टीले को काटकर लॉन में बार काउंटर बनाया गया था। उच्च स्तरीय सभी ब्रांड की बोतलें थी वह। इस सब के बाद शायद ये लिखने की आवश्यकता नहीं रह गई कि उन सभी के जिस्मों पर एक से एक कीमती लिबास थे। चांदनी में एक दूसरे को देखने की अभ्यस्त हो चुकी आंखें सुरूर के कारण सुर्ख थीं और आग सी उगलती उन आंखों को एक दूसरे की पत्नी को देखकर शीतलता प्रदान कर रहे थे। पीछे पत्नियां भी नहीं थीं। चंद्र रूपी वे बिंदास नारियां अपने दहकते हुस्न की तपिश से गैर मर्दों को सुलगा देने पर आमादा थीं। बिरला फार्म हाउस में एकत्रित हुए इन दंपत्तियों की आंखों में जहां वासना के डोरे तैर रहे थे, वहीं हल्की सी बेचैनी भी थी, किन्हीं के इंतज़ार की बेचैनी। सिंघानिया, तुम्हें पूरा यकीन है ना हुआ कि वे आएंगे? कपाड़िया के सब्र का बांध जब टूटा तो उसने एक बार फिर पूछ लिया। धीरज सिंघानिया हंसा, बोला, कितनी बार सुनोगे ये बात? अशोक बजाज का फ़ोन अगले दिन ही मेरे पास आ गया था। अगले ही दिन? सुधा भंसाली बोली। इसका मतलब ज़्यादा ही बेचैन उठा पट्टा। आवाज़ से बेचैनी नहीं, रोमांचित भी नज़र आ रहा था वह। वैसा ही रोमांचित हुआ होगा जैसी उस दिन तुम हुई थी, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार बताया था कि हम एक ऐसी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं जिसमें तुम्हें किसी और के साथ और मुझे किसी और के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ये बात रमेश भंसाली ने अपनी पत्नी के गाल पर हल्का चुंबन अंकित करने के साथ कही थी। तुम क्या कम रोमांचित थे? सुधा भंसाली भी पीछे न रही, आंखें तरेर कर बोली। पार्टी रात के 10 बजे शुरू होने वाली थी और ऑफिस से जनाब 4 बजे ही घर आकर बैठ गए थे, जबकि आम दिनों में रात के 12-12 बजे तक काम होता था। और पार्टी के लिए निकलते वक्त तो अपने जिस्म पर परफ्यूम की मानो पूरी शीशी उलट ली थी। यूँ सच समझ कर आए थे मानो तुमसे स्मार्ट लड़का इस दुनिया में पैदा ही ना हुआ हो। तुमने भी तो अपनी सबसे सेक्सी ड्रेस पहनी थी, भंसाली ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जो मैं स्विट्ज़रलैंड से तुम्हारे लिए केवल बेडरूम में पहनने के लिए लाया था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि वह मुझे और अवंतिका को यहाँ देखकर खुद को किस कदर रोमांचित महसूस करेंगे। रतन बिरला कहता चला गया। आप सभी जानते हैं हमारे उनसे फैमिली टर्म्स हैं, अक्सर एक दूसरे के बंगले पर आते जाते रहते हैं। मैंने कई बार बजाज को अवंतिका को प्यासी नज़रों से देखते देखा है। वह बेचारा तो प्यासी नज़रों से ही देखता है अपनी नहीं कहोगे? अवंतिका ने आंखें तिरछी की। जितनी बार चांदनी को देखा ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसे कच्ची गटक जाना चाहते हो। ठहाका, बहुत ही ज़ोरदार ठहाका गूंजा उसकी इस बात के जवाब में। सबका संयुक्त ठहाका था। धीरज सिंघानिया ने कहा, दोष बिरला का नहीं है, चांदनी है चीज़ ही ऐसी है। लड़कियां अगर बुरा ना माने तो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि यहाँ मौजूद सभी लड़कियां अगर तारे हैं तो चांदनी चंद्रमा है। सांचे में ढला क्या जिस्म है उसका। बजाज को क्लब का मेंबर बनाने के लिए तैयार करने की कोशिश करते वक्त मेरी आंखों के सामने उसका वही जिस्म तैर रहा था। तुमने बजाज की मसल्स पर ध्यान नहीं दिया शायद कभी? ये बात किरण सिंघानिया ने कही थी। क्या मतलब? धीरज सिंघानिया ने पूछा। मुझे ख्वाब तक में नज़र आती हैं वे, बाहों में तुम्हारे होती हूँ और आंखें बंद करके कल्पना ये करती हूँ कि असल में मुझे अशोक बजाज ने अपनी बाहों में भींच रखा है। अभी बताता हूँ शैतान की नानी, मेरे सामने तेरी ये कहने की हिम्मत? नकली गुर्राट के साथ सिंघानिया भूसा तान कर लपका। बचाओ कपाड़िया, कहने के साथ किरण सिंघानिया संजय कपाड़िया को बाहों में भरकर उसके पीछे जा पहुँची। एक बार फिर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। मंजू कपाड़िया भी थी उनमें। सारा लॉन उनके ठहाकों की आवाज़ से गूंज उठा और अभी वह गूंज ठीक से शांत भी नहीं हो पाई थी कि वातावरण किसी कार के इंजन की आवाज़ से डिस्टर्ब हो गया। उनमें से किसी का रोमांच भरा स्वर, वे आ गए। वह काले रंग की चमचमाती आइकॉन थी जो पोर्च के नीचे पहले से ही खड़ी 4 कीमती गाड़ियों के पीछे रुकी। बाईं तरफ का अगला दरवाज़ा खुला और यूं लगा जैसे वहां फैली चांद की रोशनी अचानक बढ़ गई हो।
एक दमकते हीरे ने वहाँ कदम रखते ही अपनी चमक से सारे लॉन को चकाचौंध कर दिया था। वहाँ मौजूद मर्दों ने अपनी आंखें कुछ ऐसे अंदाज में उस हीरे पर गड़ा दी जैसे उसे कटक जाना चाहते। स्त्रियों की आंखों में ईर्ष्या के भाव उभरे थे। आंखें फाड़ी देखती रह गई थी वे उसे। उनमें से कई ने उसे न केवल पहले भी देखा था, बल्कि अवंतिका तो पहले से ही अच्छी तरह जानती भी थी, मगर इस वक्त तो मानो वह कयामत ही ढा रही थी। हालांकि किरण, अवंतिका, सुधा और मंजू भी खूबसूरती के मामले में किसी से कम न थी, मगर चांदनी ने वहाँ कदम रखते ही उनकी चमक को ठीक इस तरह फीका कर दिया जैसे हीरे की चमक के आगे सभी नगीने फीके नजर आने लगते हैं। उसके रूप यौवन के सामने खुद को बहुत बौनी सी लगने लगी थी वे, यूं जैसे चांद के सामने तारे। सुनहरी रंगत वाले अपने नपे तुले जिस्म पर वह सफ़ेद रंग की सितारों टकी झिलमिलाती टाइट वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी, बाजू विहीन ड्रेस। उसके बाजू दूध से गोरे गोल और सुडौल थे, वृक्ष स्थल तना हुआ, गोल मुखड़ा, हिरनी की सी बड़ी बड़ी और चमकदार आँखें, माधुरी दीक्षित सी नासिका, मधुबाला से होंठ और कपोल किसी मासूम बच्चे के कपोल जैसे। मस्तक पर डायमंड की बिंदी लगाए हुए थी वे, लंबे और घने बाल कसकर पीछे की तरफ गुथे हुए। अपने पति अर्थात अशोक बजाज की बाहों में बाहें डाले जब वह लॉन की तरफ बढ़ी तो उसकी मदमस्त चाल को देखकर सिंघानिया, कपाड़िया, बिरला और भंसाली को लगा कि वह ज़मीन पर नहीं बल्कि लहराती नागिन बनकर उनके दिलों पर चल रही है। जज अशोक बजाज भी कम नहीं रहा था। काले रंग के सैंडो बनियान और मजबूत टांगों से चिपकी स्काई कलर की जीन्स में उसके कसरती जिस्म का एक एक कटाव किरण, मंजू, अवंतिका और सुधा को अपनी तरफ खींचे ले रहा था। अजीब किस्म की खामोशी छा गई थी लॉन में, जैसे किसी को भी कुछ कहने की सुध-बुध ना रही हो। चांदनी का कद 5 फुट 6 इंच के करीब था। हीरे सी दमकती त्वचा इस बात का एहसास करा रही थी कि ईश्वर ने उसे बनाते वक्त किसी खासी मिट्टी का इस्तेमाल किया था। लॉन में मौजूद 8 स्त्री पुरुष यूँ देखते रह गए थे उसे जैसे किसी समय शहजादा सलीम संग तराश द्वारा संगमरमर को तराश कर बनाई गई अनारकली की मूर्ति को देखता रह गया था। बेमिसाल सुंदरता की मालकिन थी वह। वेलकम फ्रेंड्स, जोशीले स्वर में कहने के साथ रमेश भंसाली जब उनकी तरफ लपका तो उसे देखकर अशोक बजाज के दिमाग को तीव्र झटका लगा। यह झटका उसे इसलिए लगा था क्योंकि रमेश भंसाली वही लड़का था जिसे उसने लीला कॉन्टिनेंटल के डिनर हॉल में उस कयामत खेस हसीना के साथ देखा था, जिसे देखने के बाद उसके और सिंघानिया के बीच वह चर्चा चली थी। वह चर्चा जिसके परिणाम स्वरूप वे इस वक्त यहाँ थे। मुझे रमेश कहते हैं, रमेश भंसाली। उस वक्त वह अशोक के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था जब अशोक बजाज ने हकबकाई नज़रों से सिंघानिया की तरफ देखा। उस सिंघानिया की तरफ जो अपने होंठों पर बहुत ही दिलचस्प और भेद भरी मुस्कान को नचाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका हाथ एक हसीना के कंधे पर था। वह वही हसीना थी जिसने लीला कॉन्टिनेंटल के डिनर हॉल में अशोक बजाज के ध्यान को बिजनेस की बातों से हटाकर अपनी तरफ खींच लिया था। उसे यहाँ देखकर अशोक बजाज ने अपने जिस्म में अजीब सा रोमांच और सनसनी महसूस की। वह अवाक सा सिंघानिया की तरफ देखता रह गया। अभी वह अपने मुंह से कोई लफ्ज़ निकालने की अवस्था में आ भी नहीं पाया था कि सिंघानिया ने लड़की का परिचय दिया। इनसे मिलो बजाज, ये सुधा भंसाली, मिसेस रमेश भंसाली। अशोक बजाज को जैसे लकवा मार गया था। कोशिश के बावजूद वह मुंह से कोई लफ्ज़ न निकाल सका। सुधा भंसाली को वह यूँ देखता रह गया जैसे ख्वाब देख रहा हो। उसने तो ख्वाब में भी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ जहाँ वह उसके बिस्तर पर हो सकती है। उसकी मन स्थिति को भांप कर सिंघानिया के होंठों पर नाचने वाली मुस्कान कुछ और गहरी हो गई। वह अशोक बजाज से मज़ा लेने के स्टाइल में बोला, क्या सोचने लगे दोस्त? तो तुमने उसे बताया नहीं था कि शब्द पुनः अधूरे रह गए, पर यह तो बताया था ना कि हम इस तरह एक दूसरे के बारे में कभी किसी को नहीं बताया करते। वह हंसा था। पर तुमने तो आपस में भी कोई बात नहीं की थी, एक ही हॉल में इस तरह बैठे रहे थे जैसे अपरिचित हो। हमारी इन पार्टियों का एक सिद्धांत ये भी है, सिंघानिया ने बताया। पार्टी के बाद हम अपरिचित ही होते हैं। अरे अभी तभी चांदनी के मुंह से ये लफ्ज़ निकले और वह लपकती सी अवंतिका की तरफ बढ़ी। तू भी यहाँ है? मैं तो इस मैदान की बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ जाने मन। कहने के साथ अवंतिका बिरला ने उसके स्वागत में दोनों बाहें पसार दी थी। कहती चली गई, वह तेरी ही भर्ती नई हुई है और बहुत लेट हुई है। ये बात किरण, सिंघानिया ने कही। अवंतिका की बाहों में कैद चांदनी ने किरण की तरफ देखा। उसे लगा उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं कर पाई कि कहाँ। बहुत ज़्यादा जान पहचान नहीं थी उससे। तभी अवंतिका ने यह कहते हुए उसकी दुविधा दूर की, चांदनी, ये किरण, मिसेस धीरज सिंघानिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। कहने के साथ चांदनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, जिसे किरण ने बड़ी गर्मजोशी के साथ पकड़ा। उधर वे अपनी बातों में मशगूल हो गई थी
इधर रतन बिरला ने अशोक बजाज के नज़दीक पहुंचकर हाथ मिलाते हुए कहा, मैं हमारे इस क्लब में तुम्हारा स्वागत करता हूं बजाज। कमाल है बिरला, बजाज हैरान था। तुम भी? मैंने तो कहा ही था, सिंघानिया बोला। अपने आसपास तुम अपने ही स्टेटस के लोगों को पाओगे। ऐसे मौक़ों पर हम नौकरों तक की छुट्टी कर देते हैं। सामान्यतः हम में से कोई भी भले ही एक गिलास पानी भी खुद लेकर ना पीता हो, लेकिन इन पार्टियों में अपने सारे काम खुद करते हैं, तभी तो प्राइवेसी बनी रहती है। लेकिन सिंघानिया, बजाज हिचकता सा बोला, मुझे तुमसे एक बात कहनी है यार। बोल, बेतकल्लुफ़ी शुरू। वह धीमे स्वर में बोला, मैं चांदनी को इस पार्टी की खूबी के बारे में नहीं बता पाया हूँ। क्या बात कर रहा है? सिंघानिया के लहजे में हैरत का पुट था। मैंने बहुत कोशिश की मगर हिम्मत नहीं पड़ी। असल में मुझे वे शब्द ही नहीं सूझे जिनके जरिए चांदनी को इस बारे में बताता। तो फिर कैसे होगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। सिंघानिया का लहजा चिंता में डूब गया। अगर वह तैयार नहीं हुई तो? टोन पर ही यार। रतन बिरला ने उसकी बात काटी। अपनी पक्की फ्रेंड को इस रंग में रंगी देखकर वह भी रंग जाएगी। देख नहीं रहा अभी से किस कदर घुट घुट कर बातें कर रही है। तो अभी से कहना कि उसे तैयार करे, लेकिन संभल कर, धीरे धीरे। बजाज फुसफुसाया, तू तो जानता है चांदनी ने आज तक शराब तक नहीं पी है। अभी को समझा कि उस पर सारे राज एक ही झटके में ना खोले। पहले उसे विस्की पिलाए, उसके बाद जब वह समझने लायक हो जाए तो। मैं समझ गया, कहने के बाद रतन बिरला उस दिशा में लपका था जिधर चांदनी, अवंतिका और किरण खड़ी बातें कर रही थी। कुछ देर बाद, तब जबकि अवंतिका ने एक पैक तैयार करके होठों से लगाया, अरे चांदनी चौकी, तू विस्की पीती है? इसमें क्या हुआ? अवंतिका ने हैरत प्रकट की। विस्की नहीं जाने मन, किरण हंसी। सोमरस कहते हैं इसे, सोमरस। वह जिसका सेवन देवी देवता करते थे। हिंदी वालों ने इसका नाम बहुत ही खूबसूरत रखा है, इंग्लिश वाले ज़रा पीछे रह गए। मेरा मतलब वह नहीं था। चांदनी अवंतिका की हैरत प्रकट करने और किरण के हंसने पर थोड़ा सक पकाई। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि ये बात मुझे आज ही पता लगी है। पहले कभी न मैंने देखा न तुमने बताया। मैं केवल ऐसी पार्टियों में ही पीती हूँ, अवंतिका ने कहा। किरण का एक और ठहाका, और ऐसी पार्टियों में ये केवल विस्की नहीं और भी बहुत कुछ पीती है। चुप बेशरम, अवंतिका ने किरण की पीठ पर धौल जमाया। चांदनी ने पूछा, और बहुत कुछ से क्या मतलब? उसके बारे में बात न जानना, कहने के साथ अपने दोनों हाथों में दो जाम लिए उसके नज़दीक पहुंचती। सुधा बंसाली ने एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो। नहीं। चांदनी सक पकाई, मैं नहीं पीती। क्या? सुधा बंसाली ने इस तरह कहा जैसे चांदनी ने यह कहा हो कि वह रोज़ सुबह को ब्रश नहीं करती है। नहीं पीती? फिर वह ऊंची आवाज़ में सभी को संबोधित करती इस तरह बोली जैसे ना पीकर चांदनी अनर्थ करती हो। सुनो दोस्तों, चांदनी रानी का कहना है ये है कि विस्की नहीं पीती। क्या बात कर रही हो? लगभग सभी ने अपनी अपनी जगह से ये शब्द इस तरह कहे थे जैसे अनहोनी बात सुन ली हो। इससे पहले कि चांदनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करे, लो ना चांदनी, कहने के साथ सुधा के हाथ से गिलास लेकर अवंतिका ने चांदनी की तरफ बढ़ाया। यहाँ तुम जो भी कुछ करोगी, बाहर की दुनिया को उसके बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। नहीं अभी। मैं इस बात से डर कर इसे पीने से इनकार नहीं कर रही हूँ कि किसी को पता लगेगा तो क्या होगा। फिर मैं इसे पीना अच्छा नहीं समझती। अवंतिका, सुधा और किरण एक साथ ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अंदाज चांदनी की खिल्ली उड़ाने जैसा था। चांदनी अभी उनका मुंह ही ताक रही थी कि अवंतिका बिरला ने कहा, कैसी बैकवर्डो वाली बातें कर रही हो चांदनी? बैकवर्डो वाली? जिस दुनिया में इस वक्त तुम हो वहाँ इसे पीना फैशन होता है।